हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और आज हम देखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट और वो भी चल रहा है रिवीजन। ठीक है ना। रिवीजन तो मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतर मौका है अपने आप को अगेन रिस्टार्ट करने के लिए समय देने का। ठीक है ना। तो उनके लिए भी बेहतर मौका है कि वो फिर से पढ़ लें, और जो लोग दूसरी बार देख रहे हैं भाई उनके लिए तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज हम इंडिकेटर्स के बारे में, और भी बातें करेंगे तो बारी बारी करेंगे, बेफिक्र होके करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूचक। सूचक क्या होता है भैया, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था कि सूचक जो एक्चुअल में क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि कोई भी जो पदार्थ है वो अम्ल है कि क्षार है। मतलब इनका काम क्या है, इंडिकेट करना, सूचना प्रदान करना कि वो पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। ठीक है ना। अब मेनली ये जो है ये सूचक कैसे दिखाएंगे, तो सूचक एक्चुअल में रंग के बिहाफ पे दिखाएंगे, यानी ये रंग बदल देंगे। समझ पा रहे ना कि यदि इनका काम, अच्छा पहली बात तो ये समझ लो कि सूचक जो होता है एक प्रकार का खुद अपने आप में केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, यानी रासायनिक पदार्थ है। ठीक है ना, खुद अपने आप में एक केमिकल सब्सटेंस है। और जब इस केमिकल सब्सटेंस के संपर्क में हम किसी एसिड या किसी बेस को लेके जाएंगे तो ये केमिकल सब्सटेंस अपना क्या करेगा, रंग बदल देगा। तो इसी केमिकल सब्सटेंस को हम इंडिकेटर कहते हैं, जो ये बता पाए अपने रंगों को बदल के कि कौन एसिड है कौन बेस है। और अगर एसिड है तो कैसा एसिड है, ज़्यादा एसिडिक नेचर रखा है कि कम एसिडिक नेचर रखा है, ज़्यादा बेसिक नेचर है कि कम बेसिक नेचर है, इसके बारे में इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है। ठीक है ना। इंडिकेटर्स हमारे पास कई सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है प्राकृतिक इंडिकेटर। इसके अंदर हम देखेंगे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी और हाइड्रोजेनिया पौधे के फूल। देखो प्राकृतिक क्यों बोला गया, क्योंकि नेचर ने हमें दिया है, हमने नहीं बनाया है, ये पहले से मौजूद है। समझ में आ रहा है। साथ साथ लिटमस, तो देखिए लिटमस पेपर का तो आपने बहुत बार देखा होगा उपयोग, या बहुत बार नाम सुना होगा। एसिड बेस एंड एसिड और बेस को पहचानने में लिटमस पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। खुद लिटमस पेपर को हम लोगों ने अम्ल के डेफिनेशन तक में प्रयोग किया कि भैया अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं, या वो पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता हो, नीला कर देता हो, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो ये बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई है और आप जानते भी हो। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक सूचक का मतलब जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया, प्रकृति मतलब समझ रहे हैं ना, नेचर ने। अब ध्यान से समझिएगा, तो नेचुरल इंडिकेटर मतलब यहाँ पे आने वाले जो भी चीज़ें आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजेनिया का पौधे का जो फूल है, क्या ये हमने बनाया है? नहीं, ये पहले से पैदा होते हुए आ रहे हैं, इसीलिए इनको नेचुरल बोला जा रहा है। अब देखिए लिटमस पेपर अगर मैं लूँ तो इसमें अगर मैं इसको किस में रखूँगा, अगर मैं इसके ऊपर एसिड रखूँगा सीधा तो ये कैसा रंग दिखाएगा, लाल। और अगर क्षारीय माध्यम में इसको डाल दूँ मैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला। यानी इसके ऊपर क्षार डालोगे तो नीला हो जाएगा, और अगर अम्ल डालोगे तो लाल हो जाएगा। मेनली इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर पिंक होता है, गुलाबी होता है। तो गुलाबी से लाल हो गया तो इसका मतलब एसिड है, और गुलाबी से अगर नीला हो गया तो इसका मतलब क्षार है। जबकि लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है वो अम्लीय माध्यम में डालने पे क्या होगा, लाल हो जाएगा, और अगर क्षारीय माध्यम में डालूंगा तो हरा। ऐसे ही हल्दी का कलर क्या हो रहेगा, पीला ही रह जाएगा अगर मैं किस माध्यम में डाल रहा हूँ, अम्लीय माध्यम में। लेकिन अगर क्षारीय माध्यम में डाल दिया तो लाल और भूरा हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हाइड्रोजेनिया पौधे का जो फूल है वो कैसा होता है, वो अम्लीय माध्यम में नीला होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में रंग बदल के गुलाबी हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास संश्लेषित सूचक, यानी जिसे हमने बनाया है, मतलब प्रयोगशाला के अंदर इसे बनाया जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स इसे कहते हैं। ठीक है ना। इसे लैब में तैयार किया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं, फिनाफ्थलीन, मैथिल, ऑरेंज। ठीक है ना। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग दे के फटाफट याद कर लो। फिनाफ्थलीन जो होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। लेकिन ये किस में रंगहीन होता है, जब एसिड डालोगे। जो ही तुमने इसमें क्षार डाल दिया वो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे उदासीन विलयन है, तो उदासीन का मतलब ना एसिड है ना क्या है, बेस है, तो उस केस में क्या रहेगा, ये रंगहीन यानी कलरलेस रहेगा। ठीक है ना। मैथिल ऑरेंज का कलर एसिड आने पे लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में क्या होता है, पीला हो जाता है। देखो 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। मैथिल ऑरेंज वैसे कैसा होता है, तो ऑरेंज होता है। देखो मैथिल ऑरेंज होता है, लेकिन एसिड आएगा तो क्या हो जाएगा, रेड। और अगर क्षारीय विलयन के अंदर यानी बेसिक सॉल्यूशन दे रहा है तो उस कंडीशन में इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। क्लियर है। चलो एक बार पुनः हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो लिटमस पेपर तो हमारा क्लियर है।
यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे है, लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है तो इसके नाम में ही लाल रखा गया है, तो एसिड डालोगे तो लाल ही रहेगा, लेकिन जब क्षार डालोगे तो क्या हो जाएगा, हरा। ठीक है ना। अब देखो जैसे लाल पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी है तो इसका जो पत्ता होगा हरा होगा कि नहीं होगा, तो हरा कब होगा, हरा तब होगा जब क्षार आएगा। ठीक है ना। और लाल मतलब पहले से लाल है तो एसिड डालने पे लाल होगा। हल्दी की बात कर लो, वैसे तो पीला होता है हल्दी, है ना, तो अम्लीय माध्यम में भी क्या होगा, पीला, लेकिन क्षारीय माध्यम में लाल और भूरा। तो इसको याद करते जाएंगे, क्यों ना, हल्दी पीला होता है तो एसिड मीडियम में भी पीला ही रहेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में लाल और भूरा। हाइड्रोजेनियम पौधे का जो फूल है नीला होता है एसिडिक मीडियम में, और क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, गुलाबी। फिनाइलैलेनिन होता कैसा है, तो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, लेकिन पिंक में कन्वर्ट हो जाता है जब बेसिक मीडियम में जाता है। और मेथिल ऑरेंज तो वैसे तो ऑरेंज होता है लेकिन रेड हो जाता है। तो एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि ज़्यादातर जो एसिड आ रहा है तो वो एसिड ज़्यादातर लोगों को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। बस हल्दी के केस में बेस आ रहा है तो लाल और भूरा कर पा रहा है। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओके ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज़ को दूसरे मतलब यहाँ पे दूसरा कुछ आ गया। यहाँ पे क्या है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अच्छा, ये एक ऐसे इंडिकेटर्स है, ऐसे इंडिकेटर्स है जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें हम मान लीजिए सपोज करिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोई इंडिकेटर लिए, उस इंडिकेटर के ऊपर हमने एसिड डाला, तो एसिड डालने के बाद जानते हैं अब यहाँ पे कलर नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे हम इसकी स्मेल के थ्रू पहचानेंगे, है ना। अगर इसकी स्मेल में चेंज आ गया तो हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा है, यानी इसकी स्मेल बताएगी कि एसिड है कि बेस, यानी इसके गंध के द्वारा हम पकड़ पाएंगे कि जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है पदार्थ वो एसिड है कि बेस। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम गंध युक्त सूचक कहते हैं, अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल एवं क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। इनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो वेनिला, प्याज व लौंग, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर आते हैं। बस इनमें आपको इतना ही याद रखना है कि ये क्या है, ये अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। बाकी मैंने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आप पिछला मेरा फुल जो वीडियो देखोगे जहाँ पे मैंने एसिड बेस पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया कि कौन सा कलर कौन सा स्मेल कौन सा इंडिकेटर देता है। ठीक है, और एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब यूनिवर्सल लग गया, मतलब दुनिया के अंदर हर जगह यूज किया जाने वाला इंडिकेटर, हर टाइप का एसिड और बेस बता देगा। समझ पा रहे ना, किसी भी पदार्थ के बारे में बताना हो कि एसिड है कि बेस, कोई भी पदार्थ हो एनी, ये बता देगा। इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। जिसके सामने लग गया यूनिवर्सल, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर काम करता है। समझ पा रहे हो। और अगर आपको पता हो तो आप बार बार देख रहे होगे पीएच वैल्यू। समझ पा रहे हो ना, ये जो पीएच वैल्यू है ना, पीएच मान है ना, ये पीएच स्केल है ना, यही हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। याद रखना, पीएच स्केल, कौन सा स्केल, पीएच स्केल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। समझ में आया, बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि कई सारे इंडिकेटर्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर एक मिश्रण यानी एक मिक्सचर तैयार किया गया है, जो क्या कर रहा होगा, जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक या सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, कई सारे सूचकों को एक दूसरे के साथ क्या कर लिया गया है, मिला दिया गया है और एक मिक्सचर तैयार किया गया। अब इस मिक्सचर को अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की अलग अलग क्या होंगी, कॉन्सेंट्रेशन होंगी। हाइड्रोजन आयन अलग अलग मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है ना, और अलग अलग मात्रा के आधार पे, मतलब किसके पास कितना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की मात्रा है, उस आधार पे ये जो इंडिकेटर है अपना रंग बदलेगा। समझ पा रहे हैं। अगर ज्यादा होगी तो कुछ अलग रंग दिखाएगा, कम होगी तो उसी तरीके से अलग रंग दिखाएगा। समझ पा रहे हो ना, कम होने पे भी अलग रंग और ज्यादा होने पे भी अलग रंग, तो आप पकड़ लोगे। अब मेरे लिए ध्यान से समझना, अगर मान लो तुमने कोई पदार्थ डाला, मतलब कोई भी पदार्थ डाला, ध्यान देना, कोई भी सब्सटेंस डाला तुमने पानी के अंदर डालने के बाद वो टूट रहा है और क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, ये Cl एक पदार्थ है ना, अगर इसको पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, H+Cl- आएगा, नहीं आएगा, CH+ दिख रहा है ना। अब ये H+ की मात्रा कितनी है, अगर बहुत ज्यादा है H+ की मात्रा, अगर बहुत ज्यादा है H+ की मात्रा, तो याद करो स्वांटे आर्नियस साहब ने यही ने बोला था कि जो H+ देगा वो कैसा होगा, एसिडिक मीडियम, यानी एसिड होगा कि नहीं होगा, एसिड होगा। तो ये H+ ज्यादा अगर दे रहा है तो इसका मतलब ज्यादा एसिडिक होगा। H+ दे रहा है तो एसिड है, H+ दे रहा है तो क्या ये एसिड है, लेकिन ज्यादा H+ दे रहा है इसका मतलब ज्यादा खतरनाक वाला एसिड है। समझ पा रहे हो ना। तो पीएच जो स्केल है इसी पे काम करता है। इसे सोरेनसन साहब ने बनाया था। किसने बनाया था, सोरेनसन साहब ने बनाया था। अब देखिए कब कब क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने स्केल देखा है ना, स्केल इंच पटरी है ना, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे 0 होता है, इस साइड 0 होता है, फिर 1,
फिर 2, फिर 3, ऐसे चलते जाता है और टोटल 15 तक आपका होता है। 15 सेंटीमीटर का छोटा वाला आता है, ठीक है ना। वैसे ही समझ लीजिए 14 सेंटीमीटर का क्या है, स्केल है। इसमें बीचों बीच वैल्यू क्या होगी, 7। अब देखना ध्यान से, पूरा खेल इतने में ही है, पूरा खेल इतने में ही है। ये देखो, ये बीच में क्या है, 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14। अब मान लो मैंने किसी पदार्थ को रखा इस स्केल के ऊपर, ये स्केल है पूरा का पूरा, और उसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 7 के बीच में आ रही है। 0 से लेकर 7 तक हम तो नहीं देख सकते, 0 से लेकर 7 तक आ रहा है, हमको कलर दिखाई देगा। हमको क्या दिखाई देगा, कलर। यहाँ पे बहुत सारे कलर होंगे। अगर एक होगा तो उसके लिए अलग कलर, 2 होगा तो अलग कलर, 3 होगा तो अलग कलर, 4 होगा तो अलग कलर। ऐसे कहानी हो रही है, कलर अलग अलग होंगे। समझ पा रहे हो। जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिनोट करने के लिए ऐसे ही कलरफुल बना दे रहा हूँ। यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग, फिर यहाँ पे अलग। समझ पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग नंबर पे। और जैसा जैसा नंबर होगा, जैसा जैसा कलर होगा, उस हिसाब से आप पकड़ पाओगे। यानी जैसा जैसा कलर मिलेगा, मान लो हमको येलो वाला मिल गया तो इसका मतलब पहला नंबर है, यानी पीएच वैल्यू कितनी है, 1। अगर हमको रेड वाला मिल गया तो 2 है। समझ पा रहे हो। तो स्केल जैसा हमको कलर दिखाएगा वैसे हम नंबर दे देंगे। और नंबर देने का मतलब हमको ये पता चल जाएगा कि भैया इस एसिड के अंदर कितनी हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल भरा पड़ा, यानी कितना हाइड्रोजन आयन दे सकता है। मैंने क्या बताया, सोरेनसन साहब ने क्या बोलते हैं, आर्नियस साहब ने क्या बोला था, कोई भी एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा ना। अब जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक है। समझ पा रहे हो। जैसे ऐसे मैं अगर आपके सामने रखूं, यहाँ पे CH3 COOH है और यहाँ पे HCl है ना। अब दोनों के दोनों ऐसे देते हैं, इसको भी देखोगे तो ये भी देगा H, CH3 COO- और यहाँ पे H+ मिला। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे H+ और Cl-, ठीक है। तो यहाँ भी H+ मिल रहा है, यहाँ भी H+ मिल रहा है, तो दोनों एसिड है ना। लेकिन कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है वो कैसे पता चलेगा, जब मैं डालूंगा पानी के अंदर तो जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखा ये गया कि HCl ज्यादा H+ देता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक है, यानी इससे ज्यादा तगड़ा वाला एसिड HCl है। ये कमजोर है, इसको तो हम लोग खा सकते हैं, इसको हम लोग खाते हैं। ये सिरका जो होता है ना, सिरका के अंदर यही पाया जाता है। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। दुनिया के अंदर सबसे पहला एसिड जो था यही था, एसिटिक एसिड। और ये HCl ये बड़ा खतरनाक एसिड है। अगर ये हमारी स्किन के ऊपर पड़ गया तो हमारी स्किन को जला देगा। तेजाब है ये, समझ लीजिए। समझ में आया, है ना। तो कैसे पता चल पाया, ऐसे पता चल पाया क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा देता है। क्लियर है। और आपको याद होगा कि ये वीक एसिड के अंदर आता है, ये कम हाइड्रोजन आयन दे पाता है इसलिए ये वीक एसिड है, और ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन दे पाता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। तो हम जब भी हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो कंडीशन में आपको क्या याद रखना है कि भैया यहाँ पे पीएच स्केल आ जाएगा। ठीक है। अब देखो पीएच चार्ट एक बनाते हैं और उस पर देखते हैं। जैसे ये याद नहीं करना आपको, बस आपको याद क्या रखना है ये समझ लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे चार्ट को बस यहाँ से लेके यहाँ तक देख लीजिए, कलर देख लीजिए बस एक बार एक नज़र में देखिए। जैसे अगर मान लीजिए गहरा लाल कलर आ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या नंबर लोगे, 0। ठीक है ना। और प्रकृति कैसी रहेगी वहाँ पे, अम्लीय। ठीक है ना। यहाँ पे हल्का लाल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 नंबर है। मतलब पीएच पे कितना आ रहा है वैल्यू, 2। पीएच की वैल्यू कितनी है, 2। और ये कैसा नेचर है, एसिडिक। अगर नारंगी आ रहा है तो इसका मतलब कैसा पीएच वैल्यू है, 4। और कैसा है ये, अम्लीय है। मान लो कोई पदार्थ रखा तुमने, पीला और हरा कलर दे रहा है, इसका मतलब पीएच वैल्यू कितनी है, 6। और इसका मतलब ये क्या है, अम्लीय है। हरा नीला आ रहा है तो इसका मतलब पीएच वैल्यू 8 है और ये क्षारीय है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो तो 6 के बाद जो ही 8 आया बदल गया ना। अब तक क्या था, एसिडिक था, लेकिन अब क्या हो गया, क्षार हो गया। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आप खुद देख सकते हो। ओके। अब मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, तो देखना यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक 7 और फिर 7 से लेके 14, 3 स्टेप बनाओ। और ध्यान देना 0 से लेके 7 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। इसका मतलब क्या है, एसिड है। मान लो किसी पदार्थ को तुमने रखा, किसी पदार्थ को इस स्केल के ऊपर रखा और उसकी वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। और अगर 7 से 14 के बीच में तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। इसका मतलब क्या है, वो बेस है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना। तो 0 से 7 के बीच में होगा तो एसिड, और 7 से 14 के बीच में होगा तो बेस। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बातें याद रखनी है, ऑलवेज याद रखनी है। और वो जीवन भर के लिए है, वो जीवन भर के लिए है। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को मैं समझा रहा था कि देखो 1909 में डेनिश रसायनज्ञ यानी डेनिश केमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, जिन्होंने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी ज्यादा है इसके लिए क्या बनाया था, एक पीएच स्केल। ये तो इंडिकेटर है। अच्छा एक चीज समझ लेना, ये क्या है, इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब समझ पा रहे हो ना, जो इंडिकेट करेगा।
कलर के थ्रू। कलर बदलेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा कलर होगा, कौन सा नेचर होगा उस पदार्थ का। और इसी चीज को देखते हुए सोरेनसन साहब ने किसका निर्माण किया? पीएच स्केल का, जो कि आज की दुनिया में सबसे फेमस स्केल है ना, जो ये बताता है कि पीएच वैल्यू किसकी कितनी है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पीएच स्केल के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे पीएच स्केल बना है ना, 0 से लेके 14 तक है। अब ध्यान से समझते जाना। 0 से लेके 7 तक क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। अच्छा एक चीज समझो, 7 पे क्या हो रहा है? अच्छा 7 पे आ गया तो इसका मतलब ना ही वो अम्लीय है ना ही उदासीन है, यानी पीएच स्केल ने क्या दिखा दिया कि 7 है पीएच वैल्यू किसी का, तो इसका मतलब ना ही वो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। और फिर 8 से 14 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्षारीय है। अब एक चीज और समझो, जितना ये 7 से कम रहेगा पीएच वैल्यू, उतना ही ज्यादा हार्ड एसिडिक रहेगा। मतलब मान लो एक पदार्थ ए है, इसका पीएच वैल्यू कितना है? 3 है, और एक दूसरा पदार्थ है बी, इसका पीएच वैल्यू कितना है? 2 है। तो कौन खतरनाक वाला एसिड है? बी वाला। जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा वैल्यू, जितना ही 0 के नजदीक रहेगा उतना खतरनाक एसिड, जितना 0 से दूर रहेगा उतना ही कम खतरनाक एसिड, यानी वीक एसिड। यहाँ पे ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो, तो एक बार आपसे देख लो। मान लो यहाँ पे ए है, ए का जो देखा जाए पीएच वैल्यू 0.5 है। कितना है? 0.5 है। और बी का 0.3 है। ये बताओ कौन खतरनाक वाला एसिड है? बी वाला खतरनाक है एज कंपेयर टू ए। जितना 0 के नजदीक रहोगे उतना ही खतरनाक एसिड होगा। क्लियर है? चलो आ गया समझ में। अच्छा क्षार वाले में क्या होता है? क्षार वाले में उल्टा होता है, जितना आप 14 के नजदीक रहोगे। भाई देखो इधर क्या हो रहा है, जो ही आप ये रहा 7 से आप जितना दूर भागोगे उतना एसिडिक रहोगे, समझ पा रहे हो? और 7 से इधर जितना दूर भागोगे उतना ही बेस रहोगे। यानी 7 से अगर 0 की ओर भाग रहे हो तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और 7 से 14 की ओर भाग रहे हो तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? तो अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि यहाँ मान लो यहाँ पे ए एक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 15 है, 15 तो आ ही नहीं सकता सर, 14 ही होता है, तो 13 है। अब बी एक दूसरा सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 9 है। मैं पूछूं कौन सा, पहले ये बताओ दोनों क्षार है कि नहीं है? दोनों क्षार है, दोनों 8-7 क्रॉस कर चुके हैं, तो दोनों क्षार है। अब इसमें कौन खतरनाक वाला क्षार है? ए वाला कि बी वाला? ए वाला। वेरी गुड, ए वाला, क्योंकि जितना 14 के नजदीक रहेगा उतना खतरनाक क्षार होगा। ओके ठीक है। अब आगे देखो इसी चीज को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ये बताया गया कि सांद्रण कितना है। सांद्रण के लिए यहाँ पे 10⁻⁻0, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 ये लॉग के फॉर्म में आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है ना। अभी आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसी चीज को ऐसे दिखाया जाएगा कि मान लो पीएच पे जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं? -log10H+ और इज इक्वल टू log10 1/H+। अब ये क्या होता है ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे बस याद रखेंगे कि अम्ल के लिए जो होगा पीएच हमेशा 7 से क्या होगा? कम होगा, और क्षार के लिए हमेशा पीएच 7 से ज्यादा होगा। और हमेशा उदासीन विलयन के लिए कि यानी जब ना ही वो अम्ल हो ना ही वो क्षार हो, तब पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। क्लियर है? हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, ये पीएच परिसर या पीएच रेंज क्या होता है? पीएच परिसर या पीएच रेंज का मतलब ये बताया गया है कि कब कौन सा रेंज देता है। जैसे मेथिल ऑरेंज की बात करो, मेथिल ऑरेंज कितने से कितने रेंज वाले एसिड के लिए काम करता है? तो मेथिल ऑरेंज जो होता है 3.1 से 4.4 के बीच में काम करता है। ठीक है ना। अच्छा लिटमस पेपर 5.0 से 8.0 के बीच में काम करता है। फिनाप्थलीन 8.3 से 10.0 के बीच में काम करता है। तो ये बताया गया है परिसर, इसको अपना याद करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उस पर काम करिए आप। ठीक है ना। यहाँ पे आइए, जल का आयनिक गुणनफल देखिए। यहाँ पे क्या है? आयनिक प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हम पानी ले रहे हैं, है ना, तो ये पानी हमने लिया H2O, तो H2O ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 आयनों में, एक तो H+ और दूसरा OH-, एक H+ और दूसरा OH-। तो वही चीज लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान देना। अगर हम स्थिर ताप यानी टेम्परेचर हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, आ जाता है क्वेश्चंस के अंदर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, और जल का आयनिक गुणनफल मतलब स्थिर ताप पर अगर हम देखें तो जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? KW से प्रदर्शित कहते हैं।
करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कितने डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है लगभग कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14, 1 × 10⁻14। अब एक बात, मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या बोला गया है या क्या कहा जा रहा है इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्होंने ये बताया या हमने ये समझा कि मान लो यहाँ पे H2O है, H2O है, मान लेता हूँ कि 100 मॉलिक्यूल इसके हैं, मतलब 100 ठो कण हैं पानी के, ठीक है। अब ये 100 कण पानी के जब टूटेंगे, 100 कण पानी के जब टूटेंगे, ध्यान से देखना, तो दो पार्ट में टूटेंगे, एक H+ और दूसरा OH-। तो जाहिर सी बात है H+ भी कितना रहेगा, 100 ठो रहेगा, और OH- भी कितना रहेगा, 100 ठो रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही बात बोली गई है, यही बात बोली गई है कि अगर मैं पानी को तोड़ रहा हूँ तो पानी के अंदर जो H+ है, अगर मैं उसका सांद्रण ले लूँ और जो OH- है उन दोनों उसका भी सांद्रण ले लूँ और इन दोनों का क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा इस पूरे पानी का सांद्रण। समझ आ रहा ना, या इस पूरे पानी के मॉलिक्यूल्स को। तो जाहिर सी बात है 100 ठो ये था, 100 ठो ये था, तभी तो मिलके क्या बनाया है, 100 ठो बनाया है, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो गुणनफल करने का मतलब ये होता है। क्लियर है ना भाई? ये दोनों जुड़ेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जब 25 डिग्री सेल्सियस पे हम देखेंगे तो जो आयनिक गुणनफल होता है वाटर का वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। और हमें पता है कि H+ जितना होगा उतना ही OH- होगा। बताओ, हाँ या ना? H+ कितना था, 100 ठो था, तो OH- भी कितना था, 100 ठो था कि नहीं था? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि H+ और OH- क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे देखूं, कितने पे देखूं, 25 डिग्री सेल्सियस पे देखूं, तो वाटर का जो क्या बोलते हैं आयनिक गुणनफल या आयनिक मल्टीप्लिकेशन में देखूं तो क्या है, मतलब H+ है और यहाँ पे OH- है, इन दोनों का अगर मैं गुणनफल कर रहा हूँ तो कितना मुझे सांद्रण मिल रहा है, 1 × 10⁻⁻14, है ना। अब मुझे पता है कि H+ और OH- क्या है, बराबर है, H+ बराबर है OH- के, तो जहाँ OH- लिखा है वहाँ पे H+ लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल लिख दूंगा। तो यहाँ पे H+ और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H+ और बराबर 1 × 10⁻⁻14, 1 × 10⁻⁻14। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे एक, चूंकि गुणे में लिखे गए तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा कि H+ जो है इसके ऊपर पावर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 × 10⁻⁻14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं भैया इस 2 से 2 को इधर भेज दूंगा। 2 को उधर भेजने का मतलब क्या लग जाएगा उसके ऊपर, कर्ण। मुझे तो सिर्फ H का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि H कितना है तो मैं तय कर लूंगा ना कि ये एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर रख रहा है। जितना ज़्यादा H+ रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, जितना कम रहेगा H+, इसका मतलब उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ एकदम बड़े अच्छे से, ध्यान से समझते जाओ। तब ये अंडर रूट में चला जाएगा, 1 × 10⁻⁻14 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इस 10⁻⁻14, देखो एक का मतलब तो कुछ है नहीं, एक तो अपने आप बाहर आ जाएगा। 10⁻⁻14 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻7 × 10⁻7, हाँ या ना? तभी तो होगा 10⁻7, तो ये -7 जुड़ जाएंगे, -14 हो जाएगा, नहीं जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से एक पेयर बन गया तो बाहर आ गया, यानी H+ की जो वैल्यू आई, H+ की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10⁻7। एक सेकंड भाई, H+ था तो H+ की वैल्यू कितनी है भैया, 10⁻7। समझ में आया? अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है, हमने क्या बोला था, बताओ तो थोड़ा सा। हमने ये बोला था कि जितना ज़्यादा H+ की मात्रा रहेगी, जितना ज़्यादा H+ की मात्रा उतना ज़्यादा हार्ड एसिडिक। अब H+ की मात्रा ज़्यादा होने का मतलब, देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है इसको थोड़ा फील कर पाओ तो एक्चुअल में क्या लिखा गया है। यहाँ पे H+ है और इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूंगा 1/10⁻7, हाँ या ना, 1/10⁻7। एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे 10⁻7 है, समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये चीज़ें दशमलव में है, इसका मतलब ये चीज़ें किस में है, दशमलव में। 10⁻0 से तुम भाग दोगे, इसमें किस में भाग दोगे, 10⁻7 है तो 10⁻7 से तुम 1 में भाग दोगे तो 0 क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, 0.0000000, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो तुम कितने आएंगे, 6 अंक बाद लग जाए, मतलब 6 जीरो के बाद दशमलव लगा होगा। क्या ये वैल्यू बहुत कम है कि नहीं है, यानी मात्र इतने ही H+ आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा H+ उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो अगर मान लो मैं एसिडिक नेचर बढ़ा रहा हूँ, यानी H+ की सांद्रता बढ़ रही है, तो H+ की सांद्रता बढ़ रही है, तो H+ की सांद्रता बढ़ाने का मतलब ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 10⁻6 होगा कि 10⁻8 होगा, कौन बढ़ा हुआ है,
10⁻⁶ बढ़ा हुआ है कि 10⁻⁸ बढ़ा हुआ है? इस चीज को पहले पकड़ो। 10⁻⁶ जो है वो बड़ा है 10⁻⁸ से। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अगर पावर माइनस में है तो जितना ही बड़ा है उसका मतलब वैल्यू उतनी ही छोटी। यहाँ पे क्या है, पावर कम है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि माइनस में है ना पावर। यहाँ पे माइनस में है पावर, तो जितना माइनस में चीजें बड़ी होती है उतना ही क्या होती है, होल वैल्यू को छोटी बनाती है। तो यानी ये वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू इसके। तो इसका मतलब जब एसिडिक नेचर होगा तो क्या होगी, ये चीजें घटते जाएंगी, हाँ या ना। तो मान लो अगर किसी का मतलब सपोज कर ले रहा हूँ कि किसी के अंदर मतलब कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर 10⁻⁷ H+ है, और कोई दूसरा सब्सटेंस है जिसके पास 10⁻⁶ H+ है, तो किसमें ज्यादा H+ है सर? इस वाले में जिसमें 10⁻⁶ है ना। तो इसका मतलब ये इसके कंपैरिजन में एसिडिक होगा कि नहीं होगा? H+ बढ़ने का मतलब क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ H+ बढ़ने का मतलब, यहाँ पे पावर क्या होगी, कम होगी, यानी H+ बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो? मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 10⁻⁻²। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर ये और एसिडिक हो गया, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना, बताइए। अब समझ में आ रहा है? तो वैल्यू जितनी छोटी होती जा रही है उतना ही H+ की वैल्यू बढ़ते जा रही है। समझ में आ रहा है? पहले हाँ या ना बोलेंगे, बिल्कुल। तो वैल्यू अगर छोटी होगी इसमें, इसीलिए 7 से जितना कम हो रहा है वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक होते जा रहा है। इसका मतलब H+ की मात्रा क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। समझ पा रहे हो ना कैसे बढ़ती जा रही है? देखो होल वैल्यू यहाँ पे क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। ओके, अब मान लो यही चीज क्षार वाले में भी होता है, क्षार में भी होता है। क्षार में OH- की वैल्यू हमको क्या करनी होती है, OH- की वैल्यू हमको बढ़ानी होती है। जितना ज्यादा OH- की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है ना। अब मान लो अगर तुमको OH बढ़ाना है तो H को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। तो H घटाने का मतलब, मान लो यहाँ पे 10⁻⁷ है, यहाँ पे 10⁻⁸ है, तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला बड़ा है, 10⁻⁷ बड़ा है ना, 10⁻⁸ बड़ा है। कहाँ पे ज्यादा H+ होगा सर, यहाँ पे ज्यादा H+ होगा और यहाँ पे H+ कम होगा। तो अगर H+ कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है OH- बढ़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से ध्यान से समझते जाएंगे कि जितना इसकी वैल्यू कम उतना ज्यादा OH- की वैल्यू बढ़ेगी। तो उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया है, सोरेनसन साहब ने इसी चीज को समझा, ऑब्जर्व किया और फटाक से एक मैकेनिज्म तैयार करके pH स्केल बना दिया था। समझ पा रहे हैं ना, जिसपे इस तरीके से दिखाया गया। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अब ऊपर देखोगे तो अब समझ में आएगा। यहाँ पे 10⁻0 है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फुल है, सबसे ज्यादा H+ है। जो 10⁻⁻n हो गया, 0.1 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा ना, यानी H+ की मात्रा ध्यान से देखो तो आगे जाने पे क्या हो रही है, कम हो रही है। 10⁻⁻14 यहाँ पे तो बहुत कम हो गई ना, तो जाहिर सी बात है अगर H+ कम हो रहा है तो OH- क्या होगा, बढ़ेगा। समझ पा रहे हो ना। और अगर एसिडिक मीडियम है तो जितना कम रहेगा H+, जितना कम इस पे पावर रहेगी उतना ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो इसीलिए 7 से जितना हम नीचे रहेंगे, यानी 10⁻⁷ से जितना कम रहेगा क्या वैल्यू H+, 10 की जो पावर है जितना कम रहेगी माइनस में उतना ही ज्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। H+ जितना बढ़ेगा उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ओके, अब इस चीज को pH वैल्यू को बताने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया, लॉगरिथम का यूज किया। देखो कैसे लॉगरिथम का हम यूज करेंगे, तो अच्छे ढंग से देखना। कैसे, तो एक्चुअल में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इन्होंने क्या किया था, सिंपल, इन्होंने बस क्या किया था कि किसी भी पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन देखा था, ठीक है ना, यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन देखा था। सपोज कर लो H+ का कॉन्सेंट्रेशन किसी मीडियम के अंदर कितना है, 10⁻⁻12 है, कितना है, 10⁻⁻12 है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर तुमको pH वैल्यू पता करनी है, pH वैल्यू, तो एक काम करो, यहाँ पे लगाओ -log और यहाँ पे जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर दो, लिख दो। अब यहाँ पे -log ऐसे ही रहेगा, देखना H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10⁻⁻12। अब ये जो पावर होती है log में क्या होती है, बगल में चली जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस गुणे -12 नीचे आ जाएगा, यानी बगल में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, log 10, क्या बचेगा, log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और यहाँ माइनस से माइनस गुणा हो गया तो क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे pH वैल्यू कितनी आ गई, 1, pH वैल्यू कितनी आ गई, 12। और pH वैल्यू अगर 12 है तो इसका मतलब वो जो पदार्थ है वो कैसा है, वो पदार्थ क्षार है ना। उन्होंने कहा देखो फटाक से मेरा चमत्कार,
समझ पा रहे हो? इसका मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, OH- ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या है, पदार्थ क्षार है। चलो एक बार फिर से मान लो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक पदार्थ A है, इसके अंदर मतलब इसको पानी के अंदर डाला हूँ, तो जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 10⁻⁸, ठीक है ना, 10⁻⁸ आ रहा है। तो उस केस में pH स्केल पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो pH स्केल पे डायरेक्टली ये 8 लिख सकते हो तुम, लेकिन तरीका हम यही लगाएंगे, -log और फिर क्या लिखेंगे H+, ठीक है ना, H+ यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, -log ऐसे ही रहेगा, H+ यानी कॉन्सेंट्रेशन लिखो तो कितना हो जाएगा 10⁻⁸। अब ये पावर क्या हो जाएगी, बगल में चली जाएगी, बगल में आ गई तो इसका मतलब माइनस ऐसे ही था, पहले से था, अब ये -8 और आ गया, और बगल में क्या हो गया log 10, क्या हो गया log 10, ये माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा, केवल 8 बचेगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये तो 1 हो गई, तो 8 × 1 कितना हो जाएगा 8, pH वैल्यू कितनी आ गई 8। ये बताओ कैसा है, ये क्षार है। क्लियर है कि नहीं हो गया, समझ में आया ना कैसे निकालना है, किसी का कॉन्सेंट्रेशन देगा तो आप pH वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ या ना, और अगर pH वैल्यू देगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि pH वैल्यू जो है 4 है, pH वैल्यू कितनी है 4 है, तो इसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, यानी कितनी मात्रा होगी, तो तुरंत आप क्या लिख दो 10⁻⁴, खत्म, इतना ही तो होगा, जितना यहाँ पे होता है वही pH वैल्यू बन जा रहा है, यही तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 10⁻⁸ था तो क्या बन गया था pH वैल्यू 8, 10⁻⁻12 था तो क्या pH वैल्यू बन गया 12, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही जब 12 है तो 10⁻12 8 है तो 10⁻8, क्लियर है, ठीक है, ठीक। अब ये बातें हम लोगों ने समझ ली और समझना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व, यानी हमारे लाइफ के अंदर pH वैल्यू किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पौधे एवं जंतुओं की pH के प्रति संवेदनशीलता, इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पौधे एवं जीव जंतु जो होते हैं pH के थ्रू, मतलब pH इनके लिए हेल्पफुल होता है। जैसे जीवित प्राणी जो होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहा है ना, उसके शरीर, उसका जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 pH वैल्यू के बीच में काम करता है, यानी उसके शरीर के अंदर जो भी मतलब जैसे समझो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, अम्लीय है, क्षारीय है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई हमारे अंदर तो भरे पड़े हैं ना, बहुत कुछ खा पी रहे हो तुम लोग, तो एसिड भी खा रहे हो, क्षार भी खा रहे हो, लेकिन ले दे के जो टोटल हमारे शरीर का pH वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 7.0 से लेकर 7.8 तक, समझ पा रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा। देखो क्या इसमें अम्लीय प्रवृत्ति दिखाई जा रही है, नहीं, जबकि तुम ध्यान से देखो तो हमारे पेट का जो pH होता है, पेट में HCl पाया जाता है, और ये HCl अपने आप में बहुत तगड़ा वाला है ना, इसकी pH वैल्यू तो मात्र मान के चलो 4.5 बार है, 4.5 क्या 1.5 के पास है, 1.5-2 के पास है, समझ पा रहे हो। लेकिन क्या पूरे शरीर में ये खराब कर देता है, पूरे शरीर का ये pH वैल्यू 1.5 या 4-4.5 बना पाता है, नहीं, पूरे शरीर के अंदर क्या है, हमारी जो pH वैल्यू है 7.0 से 7.8 के बीच में है, ना ही एसिड में है और ना ही बहुत ज़्यादा बेस में है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से ही काम करती है। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, जैसे हमी को क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यानी HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो pH वैल्यू क्या हो जाती है, दिक्कत में pH वैल्यू कम हो जाती है, pH वैल्यू घट गई, यानी 7.0 से 7.8 के बीच में आ गई, तो ये बताओ क्या होगा, इससे हमें दिक्कत पैदा हो जाएगी, जलन पैदा हो जाती है, हम कोई खाना नहीं खा सकते, शरीर हमारी सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो इसे फिर से हमको क्या करना पड़ता है, जो अत्यधिक मात्रा में एसिड आया है उसको खत्म करना पड़ता है, क्लियर है ना। अब देखो आगे वो दिया भी है, और इसी के साथ साथ अब देखो जो नदी का जो जल होता है अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है, तो जलीय जीवधारियों की देखो उत्तरजीविता क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। देखते हैं पानी बरसता है ना, तो पानी बरसता है तो उसमें बहुत सारे अम्ल पानी के साथ चले जाते हैं, जिससे नदी का जो पानी है वो भी अम्लीय हो जाता है, और अगर एक मनुष्य या एक जीव जंतु उस पानी को पिएगा तो एसिड की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए देखते हैं अब नदी नालों का पानी अब पीते हैं, नहीं पीते हैं, नाले का पानी तो इसी नहीं कौन पीता है लेकिन नदी वदी का पानी भी नहीं पीते हैं लोग, रीज़न क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, इसीलिए आप RO वाटर, ये तो इंग्लैंड की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले नंबर पे चलते हैं, मृदा pH, मिट्टी का जो pH होता है। देखिए हमारे वहाँ जितना भी क्या बोलते हैं पौधा वगैरह होता है, वो सब पौधे तभी अच्छे रूप से विकसित होंगे जब जो सॉइल है उसका जो pH वैल्यू कितने के बराबर हो, मतलब 7 के लगभग बराबर हो। अगर 7 के निकट होगा तो ना ही ज़्यादा एसिडिक और ना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना, तो ना ही
एसिड और ना ही बेस, यानी दोनों नेचर नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें किसी भी पौधे को किसी मिट्टी के अंदर उगाना होता है तो सबसे पहले हम उस मिट्टी का क्या देखते हैं, पीएच देखते हैं। पीएच वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि इस मिट्टी के अंदर ये पौधा उगाया जा सकता है कि नहीं। सपोज कर लो कि एक मिट्टी है जिसके अंदर पीएच वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसके अंदर कोई पौधा उग पाएगा सही तरीके से, नहीं, तो उसके अंदर तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना। तो ध्यान देंगे, इसीलिए सबसे पहले मिट्टी की प्रवृत्ति याद करने के लिए इसका पीएच परीक्षण करते हैं। इसके बाद इसमें विशेष प्रकार की फसल उगाते हैं। मिट्टी की पीएच ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक चुनाव सरल हो जाता है। तब हमें पता चल जाएगा कि हमको कैसा उर्वरक डालना है। मान लो अगर हमारा पीएच सब मेंटेन है, मतलब 7 है, यानी 7 के बराबर है, तो हमें दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत है तब नहीं, हमें तब कोई दिक्कत नहीं है। तब हमारा जो मिट्टी है उसके अंदर हम आराम से उस पौधे को उगा सकते हैं और वो पौधा आराम से रह सकता है। उसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी हम खाद वाद डालेंगे वो नॉर्मल डालेंगे, ठीक है ना। तो सिर्फ हम उसके खाने पीने पे काम करेंगे, समझ पा रहे हो ना। अब मान लो अगर उसकी पहले से तबीयत खराब हो तो भाई उसको दवाई देना पड़ेगा ना, खाना पीना के साथ दवा भी तो देना पड़ेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। भाई जिस मिट्टी में डाला है हमने उस मिट्टी के अंदर से थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं है, मिट्टी की तबीयत खराब है, तो पहले मिट्टी की तबीयत सही करनी पड़ेगी, तब ना हम प्लांट को खाना पानी दे पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले किसी भी पौधे को ग्रो कराया जाता है तो सबसे पहले उसकी मिट्टी का पीएच देखा जाता है। अगर पीएच वैल्यू 7 के पास है तब दिक्कत नहीं है, 7 से इधर उधर होगी तो क्या करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी देखोगे तो हमारे उदर में पाए जाने वाला HCl पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में क्या कर देता है, अम्ल उत्पन्न कर देता है। यानी आप अबाड़ कबाड़ जब खा लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में क्या बन जाता है, एसिड। एसिड का काम ही क्या है भाई, HCl का काम क्या है, खाने को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, और जो बैक्टीरिया वगैरह खाने के अंदर आए हैं उनको क्या कर देना, मारना। अब मान लो आपने ज़्यादा खाना खा लिया है ना, इसके बाद जितना खाना चाहिए था, आप रेगुलर 500 ग्राम खाना खाते थे, अचानक से आज 5 किलो खा लिए, समझ पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मात्रा में HCl बनेगा, है ना। तो ज़्यादा मात्रा में HCl बनेगा तो वो अपना काम तो मतलब खाने को तो तोड़ देगा, लेकिन फिर जो ज़्यादा मात्रा में HCl बना है वो तुरंत गायब नहीं हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ज़्यादा मात्रा में HCl बन गया है तो उसको गायब किया नहीं जा सकता, तो ज़्यादा मात्रा में HCl जाहिर सी बात है हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा, जिसके कारण हमारे पेट के अंदर दर्द और जलन पैदा हो जाएगी, समझ पा रहे ना। अब इसके लिए हम अगर मतलब ज़्यादा मात्रा हो गया HCl का तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। इसके लिए हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैं पहले भी बता चुका हूँ, MgOH2, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप इनो कहते हो। इनो में यही होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटा एसिड भी कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे दांतों का भी क्या हो जाता है, दांत भी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या खाते हैं, जैसे दांतों के अंदर जो इनेमल होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है हमारे पूरे शरीर का। मुंह का जो पीएच होता है वो 5-5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर मुंह का पीएच यानी जो आपके सलाइवा वगैरह है उसका पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो होते हैं आपके टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, दांतों के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, समझ पा रहे हैं, और वो खराब कर देते हैं, समझ में आ रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखेंगे कि भैया इसको उदासीन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश के अंदर क्या होता है, क्षार होता है ना, क्षार होता है, और साथ साथ एसिड भी होता है जो हमारे कम मात्रा को ज़्यादा कर देता है और ज़्यादा मात्रा को कम, ठीक है ना। और इसके साथ साथ पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, ध्यान देंगे, बहुत सारे कीट जैसे मधुमक्खी, चींटी आदि डंक जब मारते हैं तो एक एसिड छोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, एक प्रकार से क्षारक है। जब वो जाएगा कहाँ पे जाएगा, उस जले हुए या कटे हुए जगह पे, मतलब जले कटे का मतलब जहाँ पे मधुमक्खी या चींटी ने काटा है वहाँ पे जब आप रगड़ेंगे तो ये क्षार है, और वहाँ पे क्या उत्पन्न है, उन लोगों ने, चींटी और मधुमक्खी ने एसिड डाला होगा, तो एसिड क्या करेगा, वो जो एसिड होगा उस बेस के साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन बना देगा, है ना। ऐसे ही पौधों के अंदर पीएच, तो नेटल के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जिन्हें गलती से छू लिया जाए तो डंक जैसा दर्द अनुभव होता है, क्योंकि इन बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव त्वचा हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल का जो स्राव होता है वो त्वचा में हो जाता है। इसके कारण क्या, देखो जब भी एसिड हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो तुरंत दर्द पैदा करेगा। हम जब देखते हो दौड़ते हैं तो हमारे पैरों के अंदर जो मांस होता है, मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, मांस दर्द करने लगता है। इसका कारण है लैक्टिक एसिड जमा हो गया है। क्या हो गया है, लैक्टिक एसिड। तो जब एसिड कोई जमा होगा
तब हम क्या करते हैं, तब वो दर्द देता है, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पे भी होता है कि एक नेटल नाम का पत्ता होता है, वो डंकनुमा होता है, उसके पास डंकनुमा बाल होते हैं, यही टच करेंगे तो ऐसे क्या होगा, कुचाएगा, कुचाने के बाद क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर वो मेथेनोइक अम्ल डाल देगा, जिससे हमें दर्द पैदा होने लगा। तो जहाँ पे डंक मारा है वहाँ पे डाक पौधे का पत्ती रगड़ देते हैं, ठीक है ना। और ये जो डार्क पौधा होता है वही नेटल के पास ही पैदा होता है, ताकि अगर आपको दिक्कत हो तो तुरंत आप उसका सोल्यूशन ले पाएँ। और बाकी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो भैया अम्ल का हम क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, लवण एवं जल, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। बस ये स्वांटे आर्हेनियस साहब ने बताया था, ठीक है। ध्यान देंगे हमेशा, एसिड का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, और ये एकदम याद कर लेंगे। और उदासीनीकरण उष्मा का मतलब क्या है कि भैया जब 1 ग्राम, तो सीधा मतलब अम्ल और क्षार को हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद क्या होगा, जब एक दूसरे को के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिससे क्या बनेगा, लवण बनेगा और पानी बनेगा। उसके साथ साथ कुछ ऊर्जा भी पैदा होगी, कुछ ऊर्जा भी निकलेगी, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण उष्मा, यानी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी कुछ हीट पैदा होगी, कुछ टेम्परेचर बढ़ा देगी, समझ पा रहे ना, क्या होगा, कुछ हीट पैदा होगा, उष्मा पैदा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण उष्मा। तो एक लाइन में आप क्या बोलेंगे कि भैया जब भी हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो उस दौरान क्या होता है, लवण बनता है, जल बनता है और कुछ उष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। अब ये पूरा का पूरा खेल हो गया खत्म। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट। क्या आ जाएगा, सॉल्ट। हमें अब यहाँ से पढ़ना है सॉल्ट को, ठीक है। तो हम सॉल्ट को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।